सब अपनी जिंदगी में सक्सेस के अलग अलग मतलब समझते हैं। किसी के लिए पैसा, किसी के लिए पहचान और किसी के लिए पावर। लेकिन एक ऐसा पहलू है जो हर सक्सेसफुल इंसान के सफर को पूरा करता है, गिविंग बैक टू सोसाइटी। आज का हमारा टॉपिक है द इंपॉर्टेंस ऑफ गिविंग बैक टू सोसाइटी, क्योंकि जब हम देना सीखते हैं तब हम मीनिंगफुल बनते हैं। इस विषय पर अपनी सोच, अपना अनुभव और अपनी लाइफ जर्नी के साथ हमें मार्गदर्शन देने के लिए एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सिर्फ अपनी सफलता नहीं बनाई बल्कि लाखों जिंदगियों को प्रेरित किया। गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज टू डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी, द फादर ऑफ इंडियन मीडिया। थैंक यू। हेलो, नमस्ते। मुझे आने से पहले इस बात की बड़ी खुशी थी मन में कि मैं आज एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा खोले गए कॉलेज में आ रहा हूँ। अगर पिछले 50-60 वर्षों का इतिहास भारत का देखें तो हमें देखने में समझ में आएगा 80 to 90% पीपल, स्टूडेंट्स, जो कुछ आगे बढ़ पाए, कुछ कर पाए, देश में कुछ अपना, अपने माँ बाप का, अपने कॉलेज का, इंस्टीट्यूशन का नाम आगे बढ़ा सके, वो अधिकतर गवर्नमेंट कॉलेजेस से ही थे। तो मुझे बड़ी खुशी है आज मैं एक इसी प्रकार के महाविद्यालय में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आपसे सीखने को मुझे मिलेगा। मुझसे भी जो कुछ मेरा एक्सपीरियंस है अब तक का जीवन का, उसको ही मैं आपसे शेयर कर पाऊँगा और करूँगा। तो इसलिए आपसे उम्मीद करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल भी पूछेंगे और मेरी बातों का जवाब भी देंगे। है मंजूर? कमज़ोर आवाज़ आ रही है भाई। हाँ, ये बात तो ठीक हुई ना थोड़ी। मैं आज का विषय जो गिविंग बैक टू द सोसाइटी एंड व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट, इस विषय पे बात करने का मुझे कहा गया। हालांकि मैं समझता हूँ कि हम इतने भाग्यशाली हैं, वी आर फॉर्चुनेट बीइंग इन इंडिया, जहाँ पे ये बात समाज को वापस देने की, जो बात सोसाइटी को वापस देने की बात आप और हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं। हमारे माता पिता ने भी ज़रूर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दान पुण्य कुछ ना कुछ किए रहते हैं, करते रहते हैं। और आस पड़ोस में भी आप देखते होंगे कि कोई ना कोई पड़ोसी कोई ना कोई कुछ काम अच्छा करता है। घर से चल के आप यहाँ कॉलेज तक आते हैं, रास्ते में आपको ज़रूर कोई ना कोई डिस्पेंसरी, कोई ना कोई धर्मशाला, कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी मिल जाएगी जो किसी न किसी ने अपने पैसे से बना के समाज को दी होगी। लेकिन ये विषय, इस पर चर्चा करने से पहले हमको अपने आप को भी जानना आवश्यक होगा। समाज को देने की बात तो ठीक है, करेंगे, लेकिन मैं कौन हूं? मैं क्यों एक मनुष्य की जाति में जन्म लिया मैंने? मेरा उद्देश्य क्या है? मेरा पर्पस क्या है इस जीवन में आने का? ये प्रश्न भी equally important than moving forward and discussing the topics like giving back to the society. ज़रूर आपके मन में भी आ रहा होगा कि जब मेरे पास पैसा होगा, मैं पैसा कमा लूँगा या कमा लूँगी, तो ज़रूर दूँगी सोसाइटी को, तब उसकी बात भी करूँगी। अब तो मुझे पढ़ने दीजिए, मैं तो पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, कुछ बन जाऊं, कुछ कमा लूं, उसके बाद बात करेंगे ना। आज क्यों ये विषय? ये प्रश्न मन में आ रहा है कि नहीं आपके? इस विषय के डिस्कशन की आज आवश्यकता क्यों है? सर, आई वुड लाइक टू से सिर्फ पैसे से ही सोसाइटी को नहीं दिया जाता। हाँ जी, आप कई तरीकों से सोसाइटी को गिव बैक कर सकते हैं। जी बिल्कुल जी, अपने काम से, अपनी डेडिकेशन से, किसी की हेल्प करके, किसी को पढ़ा के। इन हॉस्पिटल्स में इतने सारे पेशेंट्स होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, उनकी हेल्प करके। तो जरूरी पैसा ही नहीं, पैसा ही केवल जरूरी नहीं। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। और आप में से कोई कुछ कहना चाहेगा इस विषय पर?
कि आज का ये विषय आज के आपकी स्थिति में जब आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं तब आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? सर, हम सिंस फ्यूचर है अपने कंट्री का, तो हमें गिव बैक करना चाहिए। हम ऐसे सब्जेक्ट्स भी पढ़ते हैं जैसे स्किल एनहांसमेंट कोर्स, वैल्यू एडेड कोर्स, जो हमें सिखाती है कि हमें लोगों को देना चाहिए। और अगर हम अपने पुराणों के बारे में बात करें जैसे गीता, रामायण, महाभारत, ये भी हमें सिखाती है कि अगर आप किसी की मदद करेंगे तभी आप ऊपर पढ़ पाएंगे और आपके कर्म हमेशा आपके साथ रहेंगे। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। अब ये जो ऐसी बात है ना, ये मुझे गवर्नमेंट स्कूल में ही सुनने को मिल सकती है। अगर मैं आज किसी प्राइवेट बहुत नाम हो जिसका कॉलेज का, उसमें ये बात कर रहा होता तो ये बातें कोई अपने पास की बातें नहीं करता, वहाँ पे कोई दूसरी बातें होती। मैं ये कहता हूँ कि गिविंग बैक टू द सोसाइटी इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट इन टूडेज टाइम एंड एज ऑफ डिजिटलाइजेशन। टेक्नोलॉजी जिस हिसाब से बढ़ रही है, आगे चल रही है, जिस ढंग से हम सोशल मीडिया पर अपना समय बिताते हैं, जितना समय हम स्क्रीन को देते हैं, उसमें कभी कभी हम खो जाते हैं अपने को। कई बार अपने को ये भी नहीं पता होता कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, किस वजह से हूँ, किस पर्पज से हूँ। मैं यहाँ जर्नलिज्म की पढ़ाई कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या बिजनेस की पढ़ाई कर रही हूँ, आगे जाके मैं क्या करूँगी या क्या करूँगा ये भी कई बार नहीं पता होता। क्या आप में से किसी के मन में ये प्रश्न आता है? सर, मुझे प्रश्न ये आता है, थोड़ा फिलोसॉफिकल जाऊंगा, कि इज दिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड जिसमें हम जीते हैं, क्या इज दिस द एंड और उसके बीनीथ भी चीजें हैं? तो मेरा कहने का मतलब है कि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में अचीव करना ही क्या सब कुछ है, या उसके परे भी चीजें हैं, जैसा कि आदि गुरु शंकराचार्य या शिवगुप्त जैसे बहुत बड़े बड़े फिलोसोफर्स ने हमें बताया है? या आप ये कहना चाह रहे हैं कि क्या मटेरियलिस्टिक सक्सेस ही उद्देश्य है? हाँ, या उसके परे भी चीजें? हाँ, नहीं, उसके परे ही ज्यादा चीज है जो अचीव करने वाली बात है। ये जो मटेरियल गेन करना, पैसा कमाना, पद हासिल करना, अच्छा बिजनेसमैन बन जाना, ये सब जो चीजें हैं ये केवल मीन्स हैं कुछ और पाने के। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में सक्सेसफुल होना अपने आप में आवश्यक है जीवन में, ये मैं नहीं कहूँगा कि नहीं है। उसके बिना आपको आत्मविश्वास, भरोसा, बहुत सी चीज़ें पाने के लिए आवश्यक है। जिस परिवार में आप पैदा हुए, बड़े पले, उनकी भी कुछ आवश्यकताएं होंगी, कुछ और होंगी, आपकी भी आसपास की होंगी, तो उन सब के लिए ज़रूरी है। लेकिन ये कोई इज़ नॉट द लास्ट थिंग, दिस इज अ मीन्स टू फाइंड समथिंग एल्स। अभी आपने जो मेंशन किया कि जीवन के परे ही है, तो जब इस दुनिया में जब इतनी ज़्यादा सफरिंग है, जब इतना दुख है, इतना दर्द है, तो हम अपने आप को उसको कैसे मोटिवेट कर सकते हैं उस चीज़ को लेके कि आगे चल के चीज़ें जो हैं, इसके जो परे है वो मेरे लिए अच्छा होगा, या फिर मैं अगर क्या कहते हैं स्पिरिचुअली अपने आप को कनेक्ट कर पाऊंगा तो आई वुड बी एबल टू अटेन द एनलाइटमेंट और ट्रांसेंड द बाउंड्रीज ऑफ दिस वर्ल्ड। वेरी गुड क्वेश्चन। व्हाट इज योर नेम? सर, अब्दुल्ला। अब्दुल्ला ने जो प्रश्न पूछा बड़ा गूढ़ प्रश्न है। मैं जो ये कर रहा हूँ, जगह जगह जाता हूँ, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में जाता हूँ, कहीं ना कहीं कोई समाज इकट्ठा, सोसाइटी इकट्ठी होकर किसी शहर में मुझे बुला लेती है तो वहाँ भी चला जाता हूँ। एम आई डूइंग इट टू फाइंड सम फेम, नेम, promote myself, get some publicity? No, I don't probably need all of that. लेकिन एक हमारे परिवार में और जिस कॉलेज में बैठे हैं और जिस महान विभूति के नाम से ये कॉलेज है, महाराजा अग्रसेन, मैं उस महाराजा अग्रसेन की ही एक संतान हूँ, उसी समाज से हूँ, अग्रवाल समाज से हूँ। और इस समाज ने एटलीस्ट मैंने देखा है, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर जिन्होंने आज 99 ईयर्स अगो हमारा इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश किया, ये हम 100वें साल में हैं जब से हमारी फैमिली का बिजनेस शुरू हुआ। उन्होंने कहा था कि दसोंद निकलनी चाहिए। दसोंद के मायने 10% ऑफ द प्रॉफिट
हैज टू बी गिवन टू द सोसाइटी फॉर समथिंग और द अदर। और बड़ी एक अच्छी बात ये मैंने देखी, क्योंकि बचपन में मैं भी स्कूल से आके गद्दी पे बैठता था, काम करता था, बुजुर्ग जो कहते थे वो करता था, किसी की पेमेंट लेना, किसी को देना, उस पे कैश बुक में लिखना। तो मैं देखता था कि मेरे दादाजी, कोई भी आता था चंदा लेने के लिए आ गया, किसी स्कूल के लिए, किसी हॉस्पिटल के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो वो बोलेंगे अच्छा मेरा 51 रुपया दे दो इनको। तो वो एक धर्मादा खाता लिखा होता था बही खाते में, उसमें डेबिट साइड में लिख के हम दे देते थे, और वो साल भर चलता रहता था। अब साल के पहले तो ये पता नहीं कि प्रॉफिट कितना होगा इस साल, बिजनेस है, प्रॉफिट हो लॉस हो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब प्रॉफिट होगा तो उसका 10% उस खाते में क्रेडिट साइड में जमा होगा। तो हम देते रहते थे, पता नहीं होता था कितना प्रॉफिट होगा, लेकिन मैंने ये देखा किसी भी साल में वो जो डेबिट साइड है वो कभी क्रेडिट साइड से कम ज़्यादा नहीं हुई। यानी अगर आप ज़्यादा दे देते तो शायद आपका प्रॉफिट भी ज़्यादा हो जाता। तो ये विषय मैंने इसलिए बताया कि मैं एक बार अपने गांव गया था, फादर ने पूछा भाई चल रहा ठीक, तुम्हारा बिजनेस ठीक है जी, कि दसोन देते हो, अभी भी निकालते हो कि नहीं? हाँ जी अभी तो निकाल रहा हूँ, मेरी अगली पीढ़ी भी सोचता हूँ निकालेगी। और बोले जो तुमने तजुर्बा हासिल किया उसका क्या, वो तो नहीं बांटा तुमने। तो जो जीवन में तजुर्बा हासिल किया बिजनेस करते हुए इस 35, 40, 50 वर्षों में, उसका भी कुछ भाग बंटना चाहिए समाज में, लोगों में। इसलिए ये सुभाष चंद्र शो मैंने शुरू किया ताकि कुछ ये भी दिया जा सके। अब आपके दूसरे प्रश्न पे आता हूं कि जीवन में दुख है, दुख चारों तरफ है, और अगर इस हॉल में इतने 500 बच्चे बैठे हैं, मुझे कोई एक भी ये बताए कि भाई मुझे कोई भी दुख नहीं है। किसी न किसी को चाहे उंगली में कोई चुभ गया होगा उसका दुख होगा, किसी के पांव में जूता चुभ रहा होगा उसका दुख होगा। छोटा बड़ा कोई ना कोई दुख हर किसी को है। अगर 6.66 बिलियन पीपल लिविंग ऑन दिस अर्थ, उसमें से कोई भी ये नहीं कह सकता मुझे कोई दुख नहीं है। अगर कहता है तो झूठ बोलता है मेरे ख्याल से। और अगर कुछ हो तो बड़ी अच्छी बात है। आप में से कोई है जिसको हो कि मुझे कोई दुख नहीं है? सॉरी मैंने गलत बोल दिया पहले कि वो झूठ बोलेगा, अगर कहेगा तो वो शायद ना बोलता तो आप में से कुछ लोग बोल देते। तो दुख हर जगह है। दुख को कैसे दुख से बाहर निकला जाए, इसके लिए अध्यात्म है, इसके लिए स्पिरिचुअलिज्म है, और वो अलग अलग समाजों के अलग अलग पद्धतियों के अलग अलग रास्ते बताए गए हैं। हिंदुइज्म में कुछ अलग होगा, बुद्धिज्म में अलग होगा, मुस्लिम समाज में अलग होगा, क्रिश्चियनिटी में अलग होगा, लेकिन वो जाते सब एक ही जगह है, एक ही रास्ते पर है। लेकिन हम उस पर चलते नहीं हैं, क्योंकि ये देना जो है ना वापस, टू गिव बैक टू द सोसाइटी इज वन ऑफ द थिंग which reduces your dukha, which takes you out of pain. I hope that answers your question. सर जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम जिस तरीके से दुनिया बनी है, अगर हमें ये लगे कि आगे इसके मरने के बाद कोई भी स्पिरिचुअलिटी कुछ भी दुनिया नहीं है, फिर जीने का पर्पस क्या होगा? फिर मीनिंग ऑफ लाइफ तो रहेगी नहीं ना। वो हमें उम्मीद देती है कि मीनिंग ऑफ लाइफ है, आगे किस तरीके से हमें जीना है। आप कहना ये चाह रहे हैं कि अगर जीवन में कोई पर्पस नहीं हो, अगर ये मटेरियलिस्टिक गेन का, प्रॉफिट लॉस का आभास नहीं हो, तो जीने का क्या मतलब? यही कहना चाहते हैं या क्या कुछ और कहना चाहते हैं? यस सर। तो ये भी बड़ा बढ़िया प्रश्न आपका है, लेकिन मैं आपको इसके बदले में एक काउंटर क्वेश्चन पूछता हूँ। कभी कभी हमारे साथ कुछ इतना बुरा होता है जीवन में, और बहुत ही आप गंभीर समस्या में फंस जाते हैं। आप जिस भी ईश्वर को, अल्लाह को, भगवान को, किसको भी जो मानते होंगे, आप उससे पूछते हैं भाई मेरे साथ ये क्यों हुआ? मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, मैंने किसी को दुख नहीं पहुंचाया, तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों?
मैंने भी अपने टीचर से ये पूछा एक बार, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें पता नहीं है कि तुम किस जन्म में किस कारण से तुम्हारा डेबिट बैलेंस अभी नेगेटिव था, तो जिसकी वजह से आपको ये तकलीफ आई। तो ये जो दुख सुख जीवन का विषय जो है ना, ये जरूर आपके कर्मों के पास्ट कर्मों से बनता है। अब तक जो आपका जीवन आपके पास है, जो पिछले कर्मों से बना है, पिछले कर्मों के कारणों से, पिछले किए हुई बातों से, वो चाहे भले इस जन्म का हो, पिछले जन्म का हो, उससे पता नहीं कितने पहले इस जन्म का हो, और अब जो करेंगे उससे आपका भविष्य बनेगा। आगे जो होगा वो अब से जो काम करेंगे उससे बनेगा। तो इसलिए, और ये एक प्रश्न जो है ना, ये अलग अलग समाज इस बात को मानते हैं। 80% जो पद्धति जीवन में है वो रीबर्थ को मानती है। कुछ चीजें, कुछ लोग हैं जो रीबर्थ को नहीं मानते हैं, तो उससे उसके चैलेंज में हम नहीं जाते हैं। हम उनको कोई ये नहीं कहते हैं कि आप मानो या नहीं मानो, लेकिन रीबर्थ है ये आभास हमको होता है। जब आपने कहा कि पर्पस क्या है, पर्पस तो ढूंढना पड़ेगा। इसलिए मैंने आज पहले आपसे कहा कि गिविंग बैक टू द सोसाइटी की बात करें, उससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि व्हाट इज द पर्पस फॉर माय लाइफ, व्हाई आई एम हियर एज ए ह्यूमन बीइंग। सर, अगर हम पत्रकारिता का बात करें, एक ऐसा पेशा है जिसमें हम हमेशा सोसाइटी को देते हैं, हम सच सामने लाते हैं। पर सर ऐसा होता है ना कि मैंने देखा है कितने ऐसे जर्नलिस्ट होते हैं, वो जब सच बोलते हैं तब वो ट्रोल होते हैं, जब वो कुछ नहीं बोलते हैं तब वो ट्रोल होते हैं। सर एक ऐसा पैराडॉक्स और डिलेमा में रहता है कि क्या करें हम सच बोले या ना बोले, या सिंपली एज इट इज होते हुए देखे। लेकिन सर वो भी एज इट इज होते हुए देखना भी गलत है, और अगर हम बोले तब भी गलत है। तो सर ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हाँ, यस सर। एज ए जर्नलिस्ट अगर आप उस प्रोफेशन में जा रहे हैं तो आप में अगर हिम्मत है तो सच बोलिए। आप ट्रोल होंगे तो होते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। पत्रकारिता तो निर्भीक होना सिखाती है। जब भी मैं घर से निकलता हूँ सर, और मैं मेट्रो जाता हूँ, मैं देखता हूँ छोटे छोटे बच्चे भीख मांग रहे होते हैं, तो फिर मैं सोचता हूँ कि सोसाइटी यही है, मुझे इनके लिए काम करना है, मैं बड़ा होकर इनके लिए काम करूंगा। पर फिर जब सर मैं घर को लौटता हूँ शाम को, तो फिर मम्मी का कॉल आता है और मम्मी बोलती है कि बेटा पापा बहुत मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर, अच्छी नौकरी कर, पैसे कमा, घर संभालना है। तो फिर मैं वहां फंस जाता हूँ और मैं सोचता हूँ कि मुझे किसके लिए काम करना चाहिए, वो सोसाइटी जिसने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, या वो सोसाइटी जो मैं रोज अपने देश को देखता हूँ, गरीबी देखता हूँ, भूखमरी देखता हूँ, रोड पे इतने ठंड में लोगों को सोते देखता हूँ। सर इसका क्या है? बहुत अच्छी आपकी भावना है, भावनात्मक होके आप ये प्रश्न पूछा है और सही प्रश्न है। तो ये एक पॉजिटिव सोचने की बात है। आप जब सड़क पे गरीब आदमी को, बच्चे को ऐसा करते हुए देखते हैं तो उसका एक ही आउटकम है, उसका रिजल्ट क्या? आप काम करें, मेहनत करें, धन कमाएं, धन जब कमाएं उसको समाज के अच्छे काम के लिए उसका भाग एक इस्तेमाल करें, उसी से ही पूरा समाज धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। अगर आप हम में से हर व्यक्ति अगर 10 व्यक्तियों को नौकरी देने वाला बने तो वो सड़क पे वो भीख मांगने वाले लोग नहीं रहेंगे। मैं उसके लिए भी काम करूं और घर के लिए भी काम करूं, ये दोनों बातें आवश्यक हैं। और एक कहावत दी, किसी ने कहा कि साई इतना दीजो मति मूड समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साध न भूखा जाए। साध से मतलब साधु नहीं, मेरी जो लेजिटिमेट इच्छा है वो मेरी भूखी ना रहे। So my question to you is that at what point in life we as students should transition from being a receiver of knowledge and opportunities in the contemporary context to a giver to the society? And does having a giving mindset will prove to be a hurdle in the growth process in this competitive era, or will it prove to be a competitive advantage for a student that will help me build resilience in the long run?
इट विल हेल्प यू। देखिए, एक अच्छा काम करने में कभी भी नुकसान नहीं होता, और अगर हम थोड़ा सा गहराई से सोचें इसको, तो आप इंडिकेट कर रहे हैं, और मैं इस बात को मानता हूँ, मनुष्य का धर्म क्या है, वहाँ तक बात चली जाती है। मैं ये प्रश्न आप में से कुछ पूछूं तो कोई जवाब देना चाहेगा कि आपका धर्म क्या है? हम बिहार से आते हैं सर, तो हमारे यहाँ कुल देवता भी होते हैं। हाँ, मेरे मैटरनल उन साइड में, देवता की पूजा करना, पाठ करना, यस सर, वो आपका धर्म है। यस सर। बहुत से हाथ उठ रहे हैं इस पे, बड़े इंटरेस्टिंग बात है ये। तो इस पे कबीरदास का एक दोहा था, वही आप बोलना चाहूंगा। जात्र हमारी आत्मा, गोत्र हमारा ब्रह्म, सत्य हमारा बाप है, मुक्ति हमारा धर्म। वाह, बहुत अच्छी बात। आपने मोक्ष को धर्म कहा। चलिए, हाँ, कर्म ही धर्म है। कर्म ही धर्म है। ओके, गुड। अचीविंग द अल्टीमेट रियलिटी, इसमें बात यह है कि आप मुस्लिम हो डजंट मैटर, आप हिंदू हो डजंट मैटर। द पॉइंट इज, आदि गुरु शंकराचार्य ने निर्वाण षटकम में कहा था, आपकी जाति क्या है डजंट मैटर एट ऑल, आपका धर्म है अल्टीमेट रियलिटी को अचीव करना। व्हाट इज द अल्टीमेट रियलिटी? अल्टीमेट रियलिटी इज ब्रह्म। जब क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड हुआ तो एज पर कश्मीर शैविज्म 36 एलिमेंट से दुनिया बनी, या क्रिएशन हुआ, और हर उस एलिमेंट में अल्टीमेट रियलिटी है पर शिवा। उस पर शिवा को अगर आपको पाना है तो आत्मन विद ब्रह्मन इज अल्टीमेट रियलिटी। दैट्स व्हाट यू आर सेइंग। ओके, एक सामान्य मनुष्य के लिए धर्म केवल एक सेट ऑफ रूल्स है जो उसको सीधी राह पर चलने के लिए उसको मदद करता है। सर, मेरा धर्म तो मेरी ह्यूमैनिटी है। मेरे ओपिनियन में धर्म कोई भी जगह पे जो मेजॉरिटी लोग रहते हैं उनका जो सेट ऑफ रूल्स रहता है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम चलते अपनी जगह धर्म के अंदर बना लेती है और प्रोपोगेट करती है कि ये धर्म है और ये हमारा नियम है। फॉर एग्जाम्पल, नॉनवेज खाना या ना खाना कई धर्मों में माना जाता, हिंदू धर्म में ही कई जगह पे इसे माना जाता है, कहीं पर नहीं माना जाता है। ये डिपेंड करता है कि उसके जियोग्राफिकल प्रैक्टिसेस क्या है, उस जगह के क्या है। मैं बंगाल से आता हूँ, वो सीट साइड तो उस जगह की जो जियोग्राफिकल प्रैक्टिसेस हैं, मेजॉरिटी के प्रैक्टिस, उसको मेजॉरिटी की प्रैक्टिस को फॉलो करना इस धर्म। यस सर। ओके, और अगर ना करो तो आप अधर्मी हो, ऐसा। ठीक ठीक। कर्म प्रधान, कि आपके कर्म डिसाइड करते हैं कि आप किस धर्म को मानते हैं। जीव हमारी जाति है, मानो धर्म हमारा। जीव हमारी जाति है, मानो धर्म हमारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म कोई ना न्यारा। बहुत अच्छी बात। तो आज के आपके जैन जी की भाषा में क्या कहेंगे पांडे जी को? शर्मा जी का बेटा। क्यों, आजकल यही चलता है ना जैन जी में। जैसे विद्यार्थी हूं मैं, तो मेरा धर्म है कि मैं शिक्षा ग्रहण करूं। अपना पिता का धर्म है कि वह अपने परिवार का पालन पोषण करे। एक माता का धर्म अलग होता है। एक शिक्षक का धर्म है कि वह अपने विद्यार्थियों को शिक्षा जो उसने अपनी ड्यूटी को पूरा करना, वो धर्म है। मेरा धर्म जो है वो है टू लुक आउट फॉर माई सेल्फ, बी द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ एंड बी मी। लाइक आई हैव टू लुक आउट फॉर माई सेल्फ एंड मेरा काम करना ही मेरा धर्म है। ओके, बी व्हाट यू आर। सर, धर्म जैसी कोई चीज नहीं होती, सब मोह माया है सर। ये सब इल्यूजन है। हाँ सर। जो अब यहाँ जो हम बैठे हैं, इतना हॉल भरा हुआ है, ये भी इल्यूजन है क्या? अच्छा, इस इल्यूजन को दूर करने का नाम धर्म नहीं है क्या? रियली इंटरेस्टिंग दैट स्टूडेंट्स हैव गॉट सो मच इंटरेस्ट इन दिस। सर, जैसा आज का समय चल रहा है, मेरा मानना है कि सर धर्म कुछ नहीं होता, जो आपका कर्म है आज के समय में वही आपका धर्म है। अगर आप कर्म अच्छा करते हैं तो आपका धर्म भी अच्छा। अगर आपके कर्म सही नहीं है तो आपके धर्म का कोई मतलब ही नहीं है। ओके, वेरी गुड। मेरे हिसाब से मेरा धर्म है कि मेरी माँ बाप का सेवा करना, उससे बड़ा मेरा कोई धर्म नहीं है। बहुत अच्छी बात। समाज से द्वेष और वैर भाव मिट जाए तो मैं कहूंगा कि धर्म जो है वो अपने पूर्ण अर्थों में व्याख्यायित हो रहा है। सही सही, बहुत अच्छी बात। ये जो आपने कहा ना, राग और द्वेष, राग और द्वेष ही हमारे दोनों सबसे बड़े ही नहीं, केवल दुश्मन है। अगर राग और द्वेष से मनुष्य निकल सके तो फिर वो अल्टीमेट ट्रुथ पर पहुंच ही जाएगा। लेकिन खैर, मैं धर्म की व्याख्या पर आता हूं, और सबसे पहले आप सबसे, और जो इस कार्यक्रम को घर पर बैठ के देख रहे हैं लाखों करोड़ों लोग, उन सबसे पहले हाथ जोड़ के क्षमा मांगते हुए, मुझे जो
सीखने में मिला, धर्म की व्याख्या क्या है वो बताऊंगा। किसी को बुरा लगे तो पहले से ही मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मेरे विचार से हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन ये धर्म नहीं है, ये एक समाज हैं। ये एक अपने पूजा करने की अलग अलग पद्धति हैं। ये एक सेक्ट्स हैं। मैं हिंदू समाज से हूँ, वो इस समाज से है, वो इस समाज से है। धर्म जो कहा गया और उसको सनातन कहा गया, और एक बार फिर कहूँगा, सनातन धर्म माने ये नहीं कि हिंदुओं का धर्म। सनातन धर्म यानी जो आदिकाल से चला आ रहा है, और वो धर्म। और धर्म क्या? नेचर्स लॉ, कुदरत का जो कानून है वही धर्म है। कुदरत के कानूनों पर चलना जो मनुष्य चलता है वो धार्मिक है। अब कुदरत के कानून क्या हैं? कुदरत के कानून अगर देखेंगे तो वो ये कहते हैं कि भाई किसी दूसरे का हानि मत करो, नुकसान मत करो, किसी का बुरा मत चाहो, बुरा मत सोचो, पर्यावरण वातावरण को नुकसान मत पहुंचाओ। पेड़ पौधों में भी जीवन है, ना कि पेड़ पौधों में ही बल्कि जड़ में भी चेतन है। ये कुर्सी पड़ी है, ये कारपेट बिछा हुआ है, इसमें भी जीवन है। जीव को नुकसान नहीं पहुंचाओ। और साथ में धर्म जो होता है यूनिवर्सल धर्म होता है। वो किसी एक जाति, एक समाज, कोई देश, किसी एक का धर्म नहीं होता। धर्म कुदरत के जो नियम हैं उस पर अगर आप चलेंगे तो कुदरत आपको रिवॉर्ड भी देती है, पनिशमेंट भी देती है। आप पूछेंगे क्यों, कैसे? आप जब किसी की मदद करते हैं, आपके अंदर जो संतुष्टि होती है, खुशी मिलती है आपको, वो एक कुदरत का रिवार्ड है तुरंत आपको उसी वक्त। यदि आप किसी से गुस्सा होकर गाली देते हैं, आपको तुरंत उसका दंड मिलता है। किस रूप में मिलता है? आपका शरीर भन्ना जाता है, आपका सर भन्ना जाता है, आपकी सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है। वो कुदरत है। आप दूसरे का नुकसान तो करेंगे बाद में, लेकिन पहले अपना नुकसान खुद कर लिया। तो ये जो कुदरत के नियम हैं वो सार्वजनीन है। किसी एक दूसरे के प्रति राग और द्वेष नहीं रखना, यही धर्म, असली धर्म है। हमारे बीच में एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं जिनसे हम सीखेंगे। मेरे बीच में है अनूप जी खन्ना। आप उनका स्वागत करिए। अनूप खन्ना जी के बारे में आइए। मैं बताऊंगा कि मैन बिहाइंड दी दादी की रसोई इज मिस्टर अनूप खन्ना। सुना है आपने? आपका बहुत बहुत स्वागत अनूप जी। ये दादी की रसोई जो चलाते हैं, उसमें जो भी व्यक्ति खाना खाने के लिए आता है उसको ये कोई हीन भावना से, गरीब की भावना से नहीं देखते हैं। उसकी पूरी इज्जत करते हैं। केवल उसको 5 रुपया उनसे लेते हैं ताकि उसके स्वाभिमान भी बना रहे और उसको भरपेट भोजन अच्छा घर का बना हुआ मिले। तो आपका स्वागत है अनूप जी बहुत बहुत इस कार्यक्रम पे। आज आप सुन रहे हैं सारी बात, क्या जो बातचीत हुई यहाँ पर, तो आप बताना चाहेंगे कि आपने क्यों शुरू किया, कैसे शुरू किया, कब शुरू किया? बैठिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये कोई भी चीज मेरा ख्याल है पहले दिन से ही नहीं आ जाती है। मैं 1984 में नोएडा में आया था सर, और तब से कुछ ना कुछ सोशल वर्क करने की इच्छा इस तरह से पैदा हुई कि मेरे फादर फ्रीडम फाइटर थे। तो उनके जमाने में सर ये सेल्फी का टाइम नहीं हुआ करता था, ऑटोग्राफ बुक चलती थी। तो मेरे पास पापा की एक ऑटोग्राफ बुक है जिसमें महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, फिरोज गांधी, विनोबा भावे, सैगल डिल्लन, शाहनवाज, ये जो आईएनए के फाउंडर मेंबर्स वगैरह होते हैं, इन सबके ऑटोग्राफ्स हैं। तो वो हमेशा इस चीज के लिए कहते थे कि मैं बिजनेस संभाल रहा हूँ, तुम थोड़ा सा सोशल वर्क भी कर सकते हो। तो इस बहाने मैं यहाँ केमिस्ट एसोसिएशन का भी अध्यक्ष रहा। तो हमने उसमें कभी मेंबरशिप नहीं ली, बल्कि उसमें कहा कि मेंबरशिप के बदले अगर आपको सर्दियां आ रही है कंबल बांट दीजिए। तो 100-200 कंबल हो जाते थे, वो बांटने शुरू कर दिए। तो कुछ ना कुछ करते रहे हम लोग। ट्रैफिक के लिए हमने बहुत काम करा, स्कूल्स वगैरह में इवैक्यूएशन ड्रिल्स कराई,
लेकिन सर प्रॉब्लम क्या आती थी, कहीं ना कहीं जाके अटक जाते थे। जैसे एक बार मैं ट्रैफिक कंट्रोल कर रहा था सर, तो एक साहब को हमने समझाया गाड़ी ऐसे नहीं, तो बोले तुम कहीं के दरोगा लग रहे हो क्या? तो सडनली सवाल ऐसा था कि मेरे पास पावर तो है नहीं, मैं किस वक्त से उसे समझा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं जाके अटक रहे थे। तो इसी विषय में क्या हुआ कि एक बार मदर की आपने देखा उनकी बात से कि अच्छा काम करने पर भी आपको समाज में लोग हैं जो रोकते हैं, जो अड़चन अड़ाते हैं, जो आपसे अनचाहे सवाल पूछते हैं और उसका जवाब नहीं होता सर हम लोगों के पास में। हाँ, कोई बात नहीं। उसके बाद क्या हुआ सर कि जब मदर की थोड़ी सी एक बार तबीयत खराब थी, तो हम डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए थे, तो मम्मी ने कहा मेरे हिस्से का खाना किसी गरीब को खिला दिया करो, तुम इतने सोशल वर्क करते हो। तो मैंने कहा मम्मी आप खाना ही कितना खाती है, तो चिड़िया ही खाएंगी इतने खाने को। तो बेटी के मुंह से निकला कि पापा दादी की इच्छा है, दादी की रसोई शुरू कर देते हैं। सडनली नाम भी पड़ गया। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। अब देखिए जीवन में जो बहुत अच्छी चीजें होती हैं जीवन में, वो अकस्मात ही होती हैं, तो ऑल ऑफ ए सडन होती हैं। आप ये हमेशा ये गांठ बांध लीजिए, आपका बहुत लंबा जीवन है, बहुत सी अच्छी चीजें आपके साथ अकस्मात होंगी। उस समय में आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, नहीं तो वो पास कर जाएंगी, ये ध्यान रखिएगा। उस मौके को छोड़ना नहीं। तो ये कब से चला रहे हैं आप दादी? सर ये 21 अगस्त 2015 से शुरू है और 10 साल से ऊपर वाले की कृपा से आंधी तूफान बरसात हमेशा, इवन कोरोना टाइम में भी हम लोगों ने, क्योंकि दादी की रसोई बंद हो गई थी, तो 100, 150, 200 पैकेट डेली के आटा दाल चावल के 5 किलो दाल फिर भी बांटते थे आप? वो डेली जाते थे। और डेली कितने लोग खाते हैं आपकी दादी की रसोई में? 400 से 500 आदमी डेली खाना खाता है। 400 से 500, बहुत अच्छी। और हमने शुरुआत करी थी, यहाँ मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा सर, हमने सिर्फ खिचड़ी से शुरुआत करी थी और धीरे धीरे लोग ने जुड़ना शुरू करा। किसी ने कहा कि मेरे बच्चे का जन्मदिन है, मैं क्या करूं? मैंने कहा आप रसगुल्ले बांट दीजिए। किसी ने कहा कि साहब मेरे ये होना है, तो मैंने कहा आप बिस्किट बांट दीजिए। तो आज की डेट में सर रोटी भी है, रसगुल्ला भी है, पेड़ा भी है, फ्रूट्स भी है, बच्चों के लिए टॉफी वगैरह। जैसे हम लोग जाते थे सर स्कूल के टाइम में, बाहर चूरन चटनी वगैरह लेते थे, तो ऐसा सारे स्कूल के बच्चे वगैरह वहां पर आते हैं, उन्हें 5 रुपए में उनको बहुत सारी चीजें मिलती हैं। लेकिन मेरा मन कल किया सर कि मैं भी आऊं आपके यहाँ दादी की रसोई में 5 रुपए दे के खाना खाऊं। बहुत बड़ा सौभाग्य होगा सर आप एक बार आए तो जी। लेकिन मैं जहां अभी आप लोगों की सारी बातें सुन रहा था, तो सर मैं यहाँ एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा सर। जब मैं नोएडा के अंदर आया, मेरे पास टूटा सा स्कूटर होता था, तो मैंने भगवान से क्या मांगा होगा? एक भगवान मकान मिल जाए, दुकान मिल जाए, एक गाड़ी हो जाए। तो मेरी सेटिस्फेक्शन की लिमिट क्या होनी चाहिए? मैंने अपनी सेटिस्फेक्शन की लिमिट ये फिक्स करी थी कि एक गाड़ी हो जाए, बंगला हो जाए, थोड़ा सा मकान हो जाए, एक रिटायर लाइफ के लिए पैसा हो जाए, थोड़ा बहुत एक आध दुकान से आता रहे। भगवान ने सब कुछ दे दिया। ऊपर वाला कहता है कि अब तुम इस लाइन से हटो, तुम्हारे पीछे बहुत बड़ी लाइन लगी हुई है, उनको भी आने दो। जो तुमने मांगा मैंने तुमको दिया। अब ये सेटिस्फेक्शन की लिमिट आपकी कहां जाती है? अगर हमने ये देखना हो कि आज की डेट में डॉक्टर सुभाष चंद्रा, इनको कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी इतनी मेहनत आप लोगों को एजुकेट करने के लिए या किसी के लिए कर रहे हैं, तो ये क्यों करा जा रहा है? मैं भी अपने छोटे से लेवल पे अपना जीवन पार्क में बैठ के, सरकार ये नहीं कर रही, सरकार वो नहीं कर रही, हम क्या कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। हमें जिंदगी में क्या करना चाहिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो हमने सुबह के समय ज्यादातर पार्कों में जो घूमने जाते हैं लोग, हाँ जी सर, वो यही करते हैं कि सरकार इतनी बुरी, वो इतना बुरा, मेरा पड़ोस में ऐसा आदमी है, वो गलत है, ये गलत है, यही होता है। लेडीज अलग गॉसिप करती हैं, जेंट्स अलग गॉसिप करते हैं। तो बेसिकली क्या है कि हमने जो 50 साल का, 20 साल का, 40 साल का एक्सपीरियंस लिया है, वो आप लोगों के बीच में शेयर करें। तो जो हमने गलतियां करी हैं, वो गलतियां कम से कम आप लोग ना करें। और मैं इस बात में कहूंगा कि आप लोग बहुत ज्यादा लकी हैं, मैं भी बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली हूं कि आपके एक्सपीरियंसेस हम लोगों को यहाँ पर मिलने को मिल रहे हैं। आपके कोई प्रश्न अनूप जी खन्ना से? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने 2015 से ये दादी की रसोई चालू की है। आई एम सॉरी सर, मतलब मुझे तो आइडिया नहीं था कि दादी की रसोई का कोई मतलब, इसीलिए तो बुलाया उनको ताकि आपको पता लग जाए। क्योंकि तो आज मुझे पता लगा, तो उसी पे मेरा क्वेश्चन है कि सर आपने तो ये बहुत अच्छा काम किया है, सबसे पहले तो इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। लेकिन आप इस चीज से लोगों को अवेयर करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? जैसे जिन लोगों को नहीं पता है कि दादी की रसोई नहीं, इनको जरूरत नहीं है। इन्होंने ये कहा, मुझे बताया गया, ये पब्लिसिटी के भूखे नहीं है, करते भी नहीं है पब्लिसिटी। लोगों को धीरे धीरे देखिए, जब किसी उपवन में सुगंध आती है, कहीं के खुशबू होती है, वो खुशबू को कोई बैरियर नहीं होते, वो फैलती जाती है।
मेरा तो इनका अनूप जी खन्ना का ये सोच है कि फूड शुड फीड, जो भूखा है उसका पेट भरना चाहिए उसको, ना कि मेरी ईगो को वो सेटिस्फाई करे। जी सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये दादी की रसोई जो है ये किसी परमानेंट जगह पे है कि यू कीप मूविंग? गंगा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है और ये बॉटेनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन के सामने है। हाँ जी, नोएडा गूगल मैप पे है ये दादी की रसोई। और एक छोटी सी चीज हम लोगों ने करी है सर, वहाँ सिविक सेंस देने की बहुत ज्यादा है। जैसे 5 रुपए में खाना उसी को मिलेगा जो रिक्शा, थ्री व्हीलर वगैरह प्रॉपर लाइन से लगाएगा। पार्किंग में लाइन मेंटेन होनी चाहिए, 5 रुपए का सिक्का हर एक के हाथ में होना चाहिए। जिसके पास चेन नहीं है वो हमारी जो स्कूटर पे आता है, क्या उसको आवश्यकता है 5 रुपए में खाना खाने की? सर बहुत लोग आते हैं, कार में भी आते हैं सर, कार में भी आते हैं। तो बड़ा अजीब लगता था कि इनको कैसे मना करा जाए। फिर वहां पर हमने एक बोर्ड लगा दिया कि समर्थ लोगों के लिए रेट 50 रुपए और गरीब लोगों के लिए 5 रुपए। आप लंच एंड डिनर देते हैं या ब्रेकफास्ट? सिर्फ लंच, क्योंकि 400-500 आदमी का खाना होता है। सुबह 9 बजे ब्याह बारात का खाना हो जाता है जी एक बार का। अनूप जी बहुत अच्छा आपको बातें सुनकर लगा। मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। हमने लाइफ टाइम सोसाइटी को आपने बहुत कुछ दिया और अभी भी दे रहे हैं, बट हर किसी की लाइफ एक जैसी नहीं होती है। आपकी लाइफ में भी कभी अप्स आए होंगे, कभी डाउन्स आए होंगे, बट एट सडन पॉइंट आप भी ये कुछ तो सोचते हो कि सोसाइटी आपको सपोर्ट करे, कि आपने कुछ इतना कुछ अच्छा किया है सोसाइटी के लिए, बट जब आपको जरूरत होती है सोसाइटी के सपोर्ट की तो वो पीछे हट जाते हैं। तो आप इस मेंटालिटी के साथ कैसे कर सकते हैं कि जब आपको जरूरत पड़ेगी तो आपको लोग ही गलत कहेंगे, बल्कि इतना अच्छा करने के बाद भी? तो हम कैसे सोसाइटी को पूछते हैं? वर्षा सर, ये जो प्रश्न है इसी में तो मजा है। आप जब समाज की मदद करती हैं, किसी जरूरतमंद की मदद करती हैं, और यदि उस समय आप ये सोच के करती हैं कि मुझे जब जरूरत पड़ेगी तो मेरा भी कोई मदद करने आएगा, ये गलत सोच हो जाती है। सर सोच के नहीं कर रहे, हर किसी की लाइफ एक जैसी तो नहीं होती ना। मतलब मेरी लाइफ में एटलीस्ट में अभी सर ने 10 साल तक किया, और आगे भी करते रहेंगे, लेकिन एट सडन पॉइंट कुछ तो ब्रेकडाउन्स आते हैं, किसी की बस हल्की सी सपोर्ट। जो ऐसा काम करने वाला व्यक्ति होता है उसके लाइफ में सेल्डम कभी मुसीबतें आती हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं ये भी एक पर्पस ऑफ लाइफ है। चलो फिर भी प्रश्न अच्छा था, आपकी बात सोच अच्छी है। मैं इनको बताना चाहूंगा सर, सन 2000 में मेरा मकान बिका था, बेचा नहीं था, बिका था। बिकने और बेचने में फर्क होता है, बिकता मजबूरी में है। ये सन 2000 की बता रहा हूं। तो आप ये कहें कि मैंने उस टाइम मकान बेचा, मैंने एक शॉप लेनी थी, उसके लिए मेरे पास फंड नहीं थे, 15 लाख रुपए इकट्ठे करने थे। उस शॉप ली, शॉप से फिर मैंने मकान दुकान सब चीज करी। कहने का मकसद ये नहीं है कि आपने क्या खोया, मेरे को पता है मेरे अंदर एबिलिटी थी, मैंने मकान बेच के फिर 2 मकान बनाए। बहुत अच्छी है, बहुत बहुत धन्यवाद अनूप जी, आप आए इस कार्यक्रम में, इसकी शोभा बढ़ाई। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। तो आज के इस सेशन को यहाँ समापन करेंगे। केवल एक ही बात मैं कहूँगा उससे पहले कि अगर बात करें तो जीवन में 4 बातें मनुष्य के लिए कही गई हैं। नंबर 1 है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ यानी कर्म करना। मेहनत करोगे, पुरुषार्थ करोगे, कर्म करोगे, उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। तो पुरुषार्थ एक फर्स्ट पर्पस आपका है और वही आपका धर्म भी है। आज के मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में अगर कहें तो वो धर्म भी है। जैसे किसी ने कहा कि मेरा माँ बाप की सेवा करना ही सबसे मेरा धर्म है। तो जो मनुष्य की फितरत होती है वही उसका धर्म होता है। जैसे बर्फ का धर्म है ठंडा करना, आग का धर्म है जलाना, ऐसे ही आपका पुरुषार्थ करना आपका धर्म है। पुरुषार्थ, अर्थ मतलब धर्म, धन कमाना। आज के जीवन में मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रह रहे हैं आप। आज सन्यासियों को भी धन की आवश्यकता होती है, जो कि होनी नहीं चाहिए। तो दूसरा अर्थ है। तीसरा काम, कामा यानी भोगना, उस अर्थ को कमाएं, उसको ठीक तरह से भोगें। और उसके बाद है मोक्ष। मोक्ष यानी जो अल्टीमेट ट्रूथ है उसको जानना। अगर अपने पर्पस में ये 4 चीज़ें आवश्यक रखें तो बाकी जो चीज़ें हैं वो बाई प्रोडक्ट्स हैं। ये बात कहते हुए आज आपने मेरी बातें बड़े प्यार से ढंग से सुनी और पार्टिसिपेट किया। मुझे भी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला
उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।